जय हिंद, नमस्ते। एम आई ऑडिबल यू एंड विजुअल? क्या वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है? सबसे पहले जो जय हिंद के साथ हम ये बताने वाले हैं कि जो आज हम लोग अपने इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, पावर शेयरिंग, जो क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर है। और पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। पूरा एनसीईआरटी का ही मैंने पीडीएफ ले लिया है, तो इस पर किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि सर पीपीटी। तो पहली बात हम ये बताने लगे, जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो जो ज्योग्राफी के हमने 4-5 क्लासेस ले रखी हैं ज्योग्राफी के, वो आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के शायद मैंने 2 वीडियो देखे हैं, डाले हैं। एंड उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स के भी 2 वीडियो डाले हैं। तो आप लोग जाके अपना देख सकते हैं, लगभग 4-5 जो भी 9 चैप्टर तक डाल रखे हैं। तो जाके आप अपना एक बार मेक श्योर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी अगर आपको हेल्प मिले, जैसा भी लगे, आप लोग एक बार रिव्यू अपना कमेंट में अपना बता सकते हैं। अच्छा खराब, क्योंकि खराब भी अगर बताओगे, खराब हर इंसान में कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन की नीड होती है। हम्म कोई परफेक्ट नहीं होता है, सबको परफेक्शन की नीड होती है। तो अगर आप लोग बताएंगे तो थोड़ा उसमें सुधार हो पाएगी। ठीक है। और मैं भी सीखने वाली स्टेज पे हूँ, तो आज हम लोग अपना ज़्यादा बात ना करते हुए पहले जो चैप्टर है सिविक्स का, पावर शेयरिंग, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पावर शेयरिंग मीन्स, चलो पहले हम सीधे ही पीडीएफ खोल लेते हैं, उसमें पढ़ते हैं। हम्म, हम्म। पावर शेयरिंग जो हमने चैप्टर पढ़ना है, पावर शेयरिंग वाला जो हमने बता रखा है, एक सेकंड। पावर शेयरिंग मीन्स क्या होता है पहले बताओ। पावर शेयरिंग मीन्स होता है, पावर क्या होता है? पावर मीन्स पावर, सत्ता, है ना, ताकत। और शेयरिंग मीन्स साझा करना। तो ताकत का साझा करना, सिंपल सी बात। पावर शेयरिंग का देखो, इसमें चैप्टर व्यू का मैं थोड़ा सा रूपरेखा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, इंट्रो। कि डेमोक्रेसी में अगर सारी, देखो पहले 3 टर्म आपको पता होने चाहिए। एक कि डेमोक्रेसी क्या होता है। हम्म डेमोक्रेसी होता है बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये आप लोगों ने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, जो पीपल्स के द्वारा हो। और डिक्टेटरशिप क्या होता है? डेमोक्रेसी के बाद डिक्टेटरशिप, मोनार्की आपको पता होना चाहिए। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की रूल बाय किंग और क्वीन, है ना, जो किंग या क्वीन के द्वारा रूल किया जाए, उसको हम लोग मोनार्की कहते हैं। और डिक्टेटरशिप क्या होता है? जो डिक्टेटर के द्वारा चलाया जाए, तानाशाही, है ना। नॉर्थ कोरिया में है, और जर्मनी में हम लोग हिटलर को भी एक उसके डिक्टेटर के तरीके देखते हैं ना, डिक्टेटर था भी। हम्म क्योंकि उसने केवल नाजी कम्युनिटी के लिए किया। तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप क्या होती है? डेमोक्रेसी पीपल्स के लिए होता है, मोनार्की किंग और क्वीन के लिए होता है, पावर शेयरिंग। अब हम लोग चलते हैं, डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी में सारी पावर अगर आप एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दोगे डेमोक्रेसी में, तो वो आदमी थोड़ा पागल हो जाएगा, है ना। डेमोक्रेसी में अगर सारी पावर आप एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दोगे, हाथ में देनी भी नहीं चाहिए, हाथ में होती भी नहीं है। लेकिन अगर इन केस अगर कोई ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि सारी पावर आ गई है ना, तो लेजिस इसीलिए डेमोक्रेसी को पूरा पावर शेयरिंग का एक वो बताया गया है कि लेजिस्लेचर, 3 बॉडीज बताई गई हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हाँ, ये पावर शेयरिंग कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। वाई का आंसर हम लोगों को पता होना चाहिए, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। और पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, हम्म पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हो गए। और क्या होगा? पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हो गए। और क्या, हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बेल्जियम और श्रीलंका की जो स्टोरी है ना। अच्छा, जो इस पे एक और स्टोरी है, वो आप, बेल्जियम और श्रीलंका की इम्पोर्टेंट है। एक और स्टोरी है, अभी मैंने पीडीएफ देखा था, थोड़ा सा रीड कर रहा था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेल्जियम श्रीलंका इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग के फॉर्म्स और व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, ये एक टॉपिक ही है इसमें, और उसका एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ये थी रूपरेखा, तो ओवरव्यू अच्छा ये इस पे बता दिया गया है पहले से ही। जो बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी को कनेक्ट करते हुए मैं देखो छोटा सा एक
बेल्जियम, पहले बेल्जियम की सुनाऊंगी, किसकी पहले, चलो बेल्जियम ही पहले दिया गया है तो बेल्जियम की ही पहले बात कर लेते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का। हम्म एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, जितना बड़ा हरियाणा का है इतना छोटा सा है। पॉपुलेशन लेकिन उसमें लगभग कितना, 1 करोड़ लगभग। लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ लोग उस पे रहते हैं। जो जो चीजें मैं बोलता रहा हूँ वो बस ध्यान से स्टोरी तरीके सुनते रहो, और जो चीजें आपको लिखने वाली, जहां पे मैं पेन चला दूं वो चीज आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, सिंपल सी बात। ठीक है। यूरोप का एक छोटा सा देश है, ताकि आप स्टोरी का भी वीडियो फिर से ना आपको देखनी पड़े। आप अपने जो नोट्स बनाएंगे वो आप एक बार पढ़ेंगे, और फिर ये क्लास आपको रिमाइंड होती रहेगी। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि जो बेल्जियम का बैकग्राउंड क्या है। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है जहाँ पे लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी किस चीज़ की, कम्युनिटीज़ की। कम्युनिटीज़ कैसी हैं बेल्जियम में, ऑफ द कंट्रीज टोटल 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन है एक, ठीक है, फ्लेमिश रीजन है। तो एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। अच्छा, अलग अलग जो लैंग्वेज बोलते हैं उनकी बात बताई गई है, कि जो फ्लेमिश लोग हैं वो 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज का यूज करते हैं। और जो वैलून रीजन पे, वैलोनिया रीजन पे रहते हैं, वो लगभग कितना, वो इस पे तो बताया नहीं गया, वो फ्रेंच बोलते हैं लगभग 40%। 40%। अभी बस सुनते रहना। फ्लेमिश लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं, और कितने परसेंट लोग हैं, 59%। वैलून लोग हैं, सॉरी वैलून कम्युनिटी है वैलून रीजन पे, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वो 40%, और फिर जो अदर लैंग्वेज है वो सब 1% में है। ठीक है। तो अब आप यहाँ से ये समझो कि बेल्जियम, जो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, वाइल 20% डच स्पीकिंग। जो वहाँ की बेल्जियम की, ब्रुसेल्स की जो वो बेल्जियम की वो कैपिटल है ना ब्रुसेल्स, पता होना चाहिए। ब्रुसेल्स है, वहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग है। अभी तक यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी समझ में आई होगी कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन पे डच बोलते हैं, 40% लोग वेलोनिया रीजन पे क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, 1% अदर लोग हैं जैसे जर्मनी कोई बोल रहा है ना, ये सब लोग। ठीक। तो अब यहाँ कैपिटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा बीज जो है बोया जाता है, जो हो भी जाता है डाइवर्सिटीज के अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी बात आप पूछो कि सर ये पढ़ा रहे हो इसमें प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा पावरफुल लोग थे। देखो लिखा हुआ है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे ना, फ्रेंच स्पीकिंग वाली जो कम्युनिटी थी वो ज्यादा रिच और पावरफुल थी, और जो डच स्पीकिंग लोग मेजोरिटी हो के भी पावर से दूर थे। ये सिंपल सी बात है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द एजुकेशन मच लेटर। दिस लेड, मतलब कि देखो अंग्रेजी, आपको हमें पता है कि कुछ लोगों को अंग्रेजी माध्यम के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों, अंग्रेजी पढ़नी तो आती है लेकिन बोलनी नहीं आती है, ये सब जो होता है। सिंपल सी भाषा में चैप्टर समझो कि जो प्रॉब्लम क्या आई, कि फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा रिच और पावरफुल हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो डच स्पीकिंग वाली है, और मेजॉरिटी में होने के बाद भी वो पावर से दूर है। सिंपल सी बात। हम्म सिंपल सी बात। तो 1950 और 1960s में क्या बताया गया है, टेंशन की बात है। द टेंशन बिटवीन, ये देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द 1950 एंड 60s द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज, क्या बताया गया है, टेंशन बढ़ने लगी। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल कह रहा हूँ, सवाल पूछूं कि अगर सबसे ज्यादा क्लास में यहीं से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में 55 लड़के हैं, और 5 जो हैं गर्ल्स हैं, और गर्ल्स ही मॉनिटर बनी रहे, ये वाली सीन है। तो ये, हम्म अगर आप क्लास में ज्यादा हो और मॉनिटर कोई और बन जाए तो ये वाली समस्या आ गई है, समझ रहे हो ना। ब्रुसेल्स presented a special problem. The Dutch speaking people constituted majority in the country but a minority in the capital. माइनॉरिटी कहाँ पे है, कैपिटल में। मेजोरिटी
क्या है मेजॉरिटी, जबकि मेजॉरिटी बोलने वाले डच हैं लेकिन फ्रेंच बोलने वाले कम है, लेकिन फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा रिच और पावरफुल हैं। ठीक है, तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है। अच्छा, फिर श्रीलंका की बात बता दी गई। श्रीलंका की बात, चलो श्रीलंका से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, फिर अभी एकोमोडेशन में भी आएंगे, तब थोड़ी थोड़ी, अब यहाँ तक समझ लिया ठीक कि कैसे यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन आ गई। अब हम थोड़ी श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की बात करने की बात है कि श्रीलंका का बैकग्राउंड समझो कि एक इंडिया के पास एक आइलैंड है। हाँ, उसको हम लोग श्रीलंका कहते हैं। पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास, जहाँ पर साउदर्न कोस्ट के तमिलनाडु वाले रीजन पे बताया गया है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल्स, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, लाइक अदर नेशन इज इन द साउथ एशियन रीजन। लगभग लगभग हरियाणा के जितनी ही। तो क्या बताया गया है, यहाँ पे भी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। सिन्हल है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हल स्पीकर। सिन्हली एक लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे मलयालम है ना, और डोगो, वो है डोगरी है, बोडो है, संथाली है ना। ऐसे ही सिन्हली लैंग्वेज है कहाँ की, श्रीलंका की, सिन्हल। तो सिन्हल, सिन्हली बोलने वाले कितने थे, 74%। लेकिन जो तमिल स्पीकर थे, तमिल बोलने वाले कितने थे, 18%। ठीक है, तो दो सब ग्रुप थे। अदर कौन से थे, जो छोटी छोटी, जो अलग अलग कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्रीज कॉल्ड श्रीलंकियन। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्रीज आर कॉल्ड श्रीलंकियन। श्रीलंकियन के, अब देखो ये मैप के बारे में कुछ बताया गया है। कम्युनिटीज एंड रिलीजन ऑफ बेल्जियम। ये बेल्जियम का एक मैप दिखाया गया है अपना एनसीईआरटी में। देखो नई वाली एनसीईआरटी है, तो किसी के पास थोड़ी सी पुरानी हो और थोड़ा सा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप ये मैप देखिए। ये मैप आपको ये बता रहा है कि ब्रुसेल कैपिटल जो रीजन है ना, ये देखो जो बीच में है ये, ब्रुसेल कैपिटल रीजन है। वैलून, वैलून ब्रुसेल्स में क्या बोली जा रही है, अभी मैंने बताया, अभी ध्यान करिए फिर से, नहीं यार तो पीछे देखिए फिर आइए। फ्लेमिश, फ्लेमिश रीजन पे क्या है, डच स्पीकिंग ये एरिया। फ्लेमिश रीजन का भी हमने बताया था। डच स्पीकिंग वाले, डच स्पीकिंग वाले कितने थे, और ये फ्रेंच स्पीकिंग, और ये क्या है, जर्मन स्पीकिंग वाले बहुत थोड़े लोग हैं, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक वो कम्युनिटीज का मैप दिया गया है रीजन के बेसिस पे बेल्जियम का। हम्म, ठीक है। ऐसे ही श्रीलंका का भी मैप दिया गया होगा। हम्म, श्रीलंका का कहाँ है, श्रीलंका का ये है। ठीक है, श्रीलंका का मैप देने से पहले ये थोड़ा सा हम लोग जो ये दी गई हैं बातें इनको पढ़ेंगे कि अच्छा श्रीलंका में क्या हुआ। लेकिन श्रीलंका की पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी। श्रीलंका एक आइलैंड है जो इंडिया के पास है, सदर्न पे, तमिलनाडु के पास। तो वहाँ पे कम्युनिटीज हमने पढ़ी। सिन्हली जो है मेजॉरिटी है, 74% लोग बोलते हैं, तमिल 18% लोग बोलते हैं, और जो अदर हैं वो कोई और जो छोटी सी लैंग्वेज होती है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो, वहाँ पे तो केवल हमने देखा था जो बेल्जियम था, बेल्जियम में केवल एक दिक्कत थी, बेल्जियम में केवल एक दिक्कत थी, वो थी लैंग्वेज की। बेल्जियम में केवल एक दिक्कत थी लैंग्वेज की, लेकिन यहाँ पे दो हैं। यहाँ पे रिलीजन की भी है, यहाँ पे रिलीजन और लैंग्वेज दोनों की दिक्कत है। तो यहाँ पे मतलब रिलीजन और लैंग्वेज दो दिक्कतें हैं, है ना। तो थोड़ा इनका ज्यादा मतलब गहरा मामला है। तो क्या बताया गया है, द रेस्ट whose forefather came from India as a plantation worker during colonial period। colonial period होता है उपनिवेश के टाइम पे, जब लोग, कुछ लोगों के फादर जब वहां से आए थे भारत देश से यहाँ पे श्रीलंका में, तो उनको हम लोग इंडियन तमिल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। जैसे एंग्लो इंडियन ये सब हम चीजें अभी अपने मतलब डीप में आप सबको पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। तो आप ये समझो, उनके जो उनके वंशज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन तमिल्स। हम्म, तो जैसा आप देखोगे मोस्ट ऑफ द सिन्हल स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ज्यादा करके जो सिन्हली स्पीकिंग पीपल्स है ना वो बुद्धिस्ट थे। तो यहाँ पे रिलीजन का भी है। while मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स। तो जो तमिल्स लोग थे, सिन्हल स्पीकिंग वाले बुद्धिस्ट हैं, और तमिल्स वाले क्या हैं, तमिल्स वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, या तो हिंदू है या तो मुस्लिम। और का मतलब ये है, एंड नहीं है यहाँ पे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, क्रिश्चियन भी हैं। बोला था ना रिलीजन, तो रिलीजन और लैंग्वेज दो चीजों का अब तो बड़ा लड़ाई वाली बात हो गई, है ना।
तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? श्रीलंका के जो लीडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम मेजोरिटी में तो हम ही रूल करेंगे, सिंपल सी बात है ना। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक इन दिस बेल्जियम। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज द न्यूमेरिक मेजोरिटी फोर्स। छोड़ो सब फालतू बातें। इन श्रीलंका द सिन्हल कम्युनिटी, तो इन श्रीलंका इन श्रीलंका द सिन्हली कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority। अच्छा, यहाँ से ही ये जो मेजोरिटेरियनिज्म का जो वो है बहुमतवाद। अच्छा, किसी भी वर्ड के बाद में ये जो ISM लग जाता है तो ये एक आइडियोलॉजी बन जाती है। मेजोरिटी का मतलब होता है बेटा बहुमत, है ना। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी यही तो होता है। हाँ, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हों, है ना, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हों या जिनकी संख्या ज्यादा हो। अब बहुमतवाद वाली जो फीलिंग है कि हम ज्यादा हैं तो हम ही अपने मन की मर करेंगे, है ना, तो ये है मेजोरिटेरियनिज्म की फीलिंग। तो आई होप आप लोग मेजोरिटी जानते होंगे। मेजोरिटी का एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि एक क्लास है, जैसे कि क्लास 10th ही ले लो, 10th होगा, आप लोग 10th ले लो। 10th में 50 क्या है बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, तो मेजोरिटी कौन है? मेजोरिटी बॉयज है ना, गर्ल्स थोड़े हैं। हम्म तो ये है। अभी अपनी अगर जब अपनी ही बात चलाने लगे, अपनी ही बात मनवाने लगे, तो वो फीलिंग हो जाएगी मेजोरिटेरियनिज्म की। तो इसमें क्या शुरू होता है, इसी यहीं से ही मेजोरिटेरिज्म का वो होता है, जो बीज बो जाता है, और यहीं से ही शुरू होता है मेजोरिटेरिज्म। तो इसको हम लोग समझेंगे। एक सेकंड, मेरे आंख में कुछ चला गया। एक सेकंड। हाँ हाँ, अब ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका को हमने समझा कि जब मेजोरिटी अपनी मर्जी मेजोरिटी पर थोप देना, यही तो होगा। जब मेजोरिटी वाले जो लोग होंगे वो अपनी मनमानी करने लगे ना, वही तो होगा। तो यही बताया गया है कि 1956 के आसपास श्रीलंका में क्या हुआ। देखो क्या बोला गया है, श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। और उसने क्या किया, द लीडर ऑफ सिन्हल कम्युनिटी सॉर्ट टू द सिक्योर डोमिनेंस ओवर। अच्छा, इन्होंने यहाँ तक मेजोरिटेरियंस का क्या हुआ, इन्होंने सिन्हली सुपरमैसी की, यही सुप्रीम है सिन्हल, है ना। सिन्हली जो है वो है एम ब्रह्मास्मि वाला रूल, कि सिन्हली जो है वो अब चलेगी। 1956 में क्या हुआ, एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हली एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तमिल लोगों की अब डिसरिगार्ड हो गई, बेइज्जती कर दी। कम लोग जो थे, है ना, उनकी इज्जत पे अब ठेस पहुंच गई है। हम्म तो अब यहाँ से हम लोग को आगे क्या बड़े बताया जाएगा कि यूनिवर्सिटीज हैं, जो जॉब्स हैं, और भी बहुत सारी चीजों में उनको थोड़ा पिछड़े वर्ग से देखने लगे हम लोग। जो जॉब्स हैं और स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें सिन्हल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी। ये देखो बताया गया, सिन्हल एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स, है ना, ये सब चीजों में। और जितने भी लोग थे उनको थोड़ा डिसरिगार्ड्स को, बुद्धिज्म को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल गया, है ना। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट सेल प्रोटेक्ट फॉस्टर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को थोड़ा स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल गया। और क्या बताया गया है, और ये बताया गया है, तो लेकिन इस पे हुआ क्या, तमिल्स का डिसरिगार्ड हुआ ना, तो तमिल्स को ये लगा कि यार बताओ यार ये क्या हुआ। तमिल्स को ये लगा कि लैंग्वेज इग्नोर हो रही है हमारी। हम्म इज्जत पे बात आ गई। अब तो जॉब भी नहीं मिल रहा है, ना इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म तो तमिल्स लोगों ने क्या किया, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग, ये सब पढ़ लीजिएगा एलिनेशन के बाद। फिर तमिल्स को क्या लगा कि जॉब आउटकम क्या हुआ, इनका प्रोटेस्ट हुआ, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। अभी देखो इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक सेकंड। तो श्रीलंका वाले क्या करते हैं कि 1956 में तमिल को इग्नोर, तमिल को लगा कि हम सेकंड क्लास सिटीजन्स हो गए, हमारी ना कोई औकात है ना। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हल लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर
उनको यूनिवर्सिटीज में सिन्हल को प्रेफरेंस मिलने लगी, गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हल्स को प्रायोरिटी मिलेगी, रिलीजन्स को स्पेशल स्टेटस को मतलब बुद्धिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का दर्जा मिल गया, लैंग्वेज और कल्चर के बीच में एकदम क्योटिक एनवायरनमेंट बन गया है, समझ रहे हो। माइनॉरिटीज और एलियनेटेड होने लगी। एलियनेटेड का मतलब होती है कि अब एक जगह से दूसरी जगह कोई जाने लगा और मतलब उत्पीड़न वाला काम हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest as a result the relation between the Sinhal and Tamil communities strained over time। मतलब बताया गया कि तमिल की फीलिंग्स की बताई गई है कि लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट और जो जॉब्स में इनइक्वालिटी और पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिल पाया, इन सब पर तो हुआ क्या, हुआ ये कि फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट ही तो शुरू होगा जब किसी को इक्वल दर्जा नहीं दे पाओगे। किसी भाई 18% कम नहीं होता है। 100 में अगर 18 लोग को आप सुनोगे नहीं, 74 की सुन रहे हो, तो 18 लोग भी लोग हैं। हम उनको कुछ भी बोल के ये नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, सिविल वॉर हुई। ठीक है, ये आपको एक मैप दिया गया है जहाँ पे एथनिक कम्युनिटीज के बारे में बताया गया है। कहाँ पे देखो, सिन्हलीज, ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये इतने बड़े रीजन पे ये सब सिन्हलीज हैं। इंडियन तमिल का ये दिया गया है रीजन, ये इंडियन तमिल का है रीजन ये। और ये क्या है, ये मुस्लिम्स का है। मुस्लिम्स कहाँ पे हैं, ये थोड़े थोड़े से आपको दिख रहा होंगे ये। नई वाली एनसीईआरटी देखिएगा, मैंने बिल्कुल एकदम अपडेटेड जो पीडीएफ है उसी को डाउनलोड करके बता रहे हैं। और फिर क्या है, और श्रीलंकन तमिल ये है, ये श्रीलंकन तमिल है। ठीक है, तो ये सब ग्लॉसरी में आपको दिया गया है। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, आई बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, मतलब जो ज्यादा है वही रूल करेगी कंट्री को, इन विच एवर मे वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटीज का बिल्कुल भी ख्याल ना रखते हुए अपनी मनमर्जी जो करना है, जो मेजॉरिटी वालों करना है, इसी को हम लोग कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है भैया, प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई दिक्कत हुई हो तो बता दीजिएगा, इंग्लिश इंग्लिश ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। फिर एकोमोडेशन क्या बताया गया है, अच्छा द श्रीलंकन, फिर क्या बताया गया, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी बताया गया कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सिविल वॉर, तो उनका क्या था कि रीजनल ऑटोनॉमी मिले, गवर्नमेंट ने लेकिन डिनाई कर दिया। गवर्नमेंट ने लेकिन क्या किया, डिनाई कर दिया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड, है ना, बार बार तमिल्स को डिनाई कर दिया गया। बाय 1980s, 1980 से अब शुरू होगा सिविल वॉर। सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट। और वो कह रहे थे कि जो हमें जो तुमने अलग किया है ना, हमें एक तमिल एलम स्टेट अलग से दे दो, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में, जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान मांग कर रहा है। वैसे ही तो द डिस्ट्रक्ट, तो सिविल वॉर शुरू हो जाती है। लोग की बात नहीं सुनी जा रही है, सिविल वॉर होती है 1980 से 2009 तक, बढ़िया है ना। तो अल्टीमेटली आपने ये समझा कि श्रीलंका कैसे सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया, है ना, छोटे को छोटा समझ लिया और अपने आप को मतलब बड़ा समझ लिया। श्रीलंका ने जो छोटे वर्ग का लोग था, जो तमिल्स थे 18% लोग थे, उन्होंने 18% वाले लोगों को कुछ समझा नहीं, है ना, मेजोरिटेरिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसको लागू कर दिया, फॉलो किया। अब हम पढ़ेंगे, हमने बेल्जियम की कहानी अभी आधी पढ़ी थी, है ना, बेल्जियम की कहानी हमने आधी पढ़ी थी। फिर एकोमोडेशन इन बेल्जियम से हम उसको आगे रिज्यूम करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो आगे बताए गए बहुत सारे लोग, फिर जो हुआ तो मतलब वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि सिविल वॉर होती है 1980 में, 1980 से 2009 तक, मतलब आर्म्ड ग्रुप्स बनते हैं, सिविल वॉर होती है, बहुत हजारों लोग मारे जाते हैं, रेफ्यूजीज मतलब होता है शरणार्थी, मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि यहाँ से जाओ, भागो, और जो रिफ्यूजीज थे उनको भी भगाया गया। रिफ्यूजीज मतलब होते हैं शरणार्थी, कि किसी देश से ए देश से बी देश पे
आया हुआ कोई व्यक्ति, जैसे अपने यहाँ दलाई लामा अभी जैसे कि रिफ्यूजी के तौर पे आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, शेख हसीना जी का, वो रेफ्यूजी हैं एक तरीके से। हम्म, क्योंकि इंडिया मतलब भारत देश ने उनको शरण दी रखी है। हम्म, द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब बहुत तरीके से इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय हो गई, यूनिटी भी टूट गई। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे पावर शेयरिंग तो है नहीं, मेजोरिटी रूल कर रही है, सिविल वॉर हो गई, नेशनल यूनिटी भी वीक हो गई, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, और कब एंडेड होती है सिविल वॉर 2009 में। ये अभी हम लोगों ने श्रीलंका का पूरा पढ़ लिया है। फिर बेल्जियम का पढ़ना है। हम्म, बेल्जियम का पढ़ते हैं। एक सेकंड पानी पीना पड़ेगा। हम्म, बेल्जियम का कहाँ है, अच्छा नीचे तो था, कहाँ जा रहा है वो, एक सेकंड। बेल्जियम वाला खोल लें उसके बाद पानी पिए। तब तक ये आप जरा पढ़िए, 1 मिनट में पानी पीते हैं। हम्म, एक सेकंड। हम्म, जा रही हो छोड़ के मेरी। तो हमने क्या पढ़ा था, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अच्छा, कि बेल्जियम में कैसे बेल्जियम ने क्या एकोमोडेशन का मतलब कि कैसे बेल्जियम ने सब चीज़ों को यूनाइटेड वे में देखते हुए सब चीज़ों को एक अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो प्रॉब्लम थी उनको समझा और उनसे कैसे ओवरकम किया। तो बेल्जियम के बारे में पढ़ना है। तो क्या बताया गया है, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस 1973 1993 दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने संविधान को क्या किया, तो उनके जो लीडर्स ने क्या सोचा कि अगर मेजोरिटी अपनी मर्जी चलाएगी तो देश कभी भी टूट सकता है। देश टूट भी सकता है, कभी भी टूट सकता है और देश टूट भी सकता है। तो उन्होंने क्या सोचा, इसलिए उन्होंने किसी से फोर्स नहीं किया। जैसे कि वहां पे श्रीलंका का, अब आप एग्जांपल लो, श्रीलंका में कैसे फोर्स किया जा रहा था, उनकी जो उनकी डिमांड थी उनको खारिज किया जा रहा था, है ना, उनकी डिमांड को डिनाई किया जा रहा था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो बेल्जियम्स के लीडर्स हैं उन्होंने सोचा कि अगर मेजोरिटी अपनी मर्जी चलाएगी तो देश टूट भी सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी से फोर्स नहीं किया, उन्होंने समझौता चूज किया, मतलब उन्होंने ट्रीटी चूज करी। वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि हम लोग को सबको भैया भाईचारे में रहना है। द अरेंजमेंट दे वर्कड डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम एनी कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स, बेल्जियन मॉडल, इसी को बेल्जियन मॉडल कहते हैं। और ये देखो पूछा जाता है, बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड एक केस स्टडी बनेगी सीबीएसई में, बेल्जियम और श्रीलंका से। हम्म, तो क्या बताया गया, Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, some special law require। तो हुआ क्या, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंटर में मिलेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच के मिनिस्टर्स भी होंगे और फ्रेंच के मिनिस्टर्स भी होंगे। ये बताया। हम्म, यही तो बोला गया है। यही बोला गया है। द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। और जो सिंगल कम्युनिटी का भी कोई ग्रुप होगा तो वो भी अपना डिसीजन बना सकती है, ले सकती है। कोई भी कम्युनिटी अकेले डिसीजन, अच्छा सॉरी पढ़ नहीं पाए, कोई भी कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, ये जगह जगह यहाँ पे वो माइक का चल रहा है तो मुझे दिख नहीं रहा था। तो सिंगल कम्युनिटी कोई भी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है, मतलब एकता वाली बात चल रही है अभी यहाँ पर। बेल्जियम देखो थोड़ा समझदार है। स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने अपनी पावर स्टेट्स को दे दी। ये पढ़ा है, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू रीजन्स ऑफ द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट्स गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। और क्या बताया कि द स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर नॉट
अच्छा, ये बोला गया है कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, स्टेट्स गवर्नमेंट्स को भी पावर दे दी, सिंपल सी बात। ठीक। और ब्रुसेल्स का स्पेशल अरेंजमेंट क्या बताया गया है कि ब्रुसेल्स का स्पेशल अरेंजमेंट में कि सेपरेट गवर्नमेंट बताई गई कि डच और फ्रेंच के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई। फ्रेंच ने ये माना क्योंकि डच ने सेंटर में इक्वालिटी मानी एंड गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है ना, कि जो जब ज्यादा ज्यादा वाले लोग हैं, डच ज्यादा थे ना, तो डच वाले लोग जब हमारे लिए कर रहे हैं तो हम जब कम है तो हम भी तो उनके लिए करेंगे ना। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, है ना। क्योंकि जब डच स्पीकिंग वाले लोग कर रहे हैं तो फ्रेंच वाले भी, भाई जब तुम जब किसी को गुलाब का फूल दोगे तभी तो मिलेगा ना, वही वाला है, जब तक दोगे तब तक लोगे कैसे, है। गिव एंड टेक वाली बात है, गलत नहीं लोगे कोई लोग भी इसको। ठीक। आगे क्या बताया गया है, अभी तक आप देख रहे हो कि जो बेल्जियम है थोड़ा अच्छी तरीके से खेल रहा है, इनके तरीके नहीं, श्रीलंका के तरीके ही नहीं कि गंवारों के तरीके कोई भी फैसले ले लिए। डच भी इज्जत थोड़ा सहूलियत से आ रहा है, फ्रेंच भी थोड़ा झुक के बात करोगे तो सहूलियत है ना, वही वाली चीज है। हम्म कम वाले को कम नहीं समझना है कभी भी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या है, एक यूनिक फीचर बताया गया है। ये क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट है ब्रुसेल्स का। ब्रुसेल्स की कैपिटल याद रखो क्या है, बेल्जियम। ठीक। फिर क्या बताया गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में, ये एक यूनिक फीचर की लैंग्वेज बेस्ड गवर्नमेंट बनेगी और कल्चर एजुकेशन लैंग्वेज डिसाइड करता है। और क्या है, हम्म, चलो पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या बताया गया है। पढ़ेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कुछ। हम्म Apart from the central and state government, there is a third kind of government. This is a community government. ये क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट, अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने स्टेट गवर्नमेंट देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, और ये है कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसमें थोड़े यूनिक फीचर्स बताए गए हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ पे भी रहते हैं डजेंट मैटर। जर्मन स्पीकिंग वाले हैं तो जर्मन स्पीकिंग वाले वोट देंगे, डच डच वाले, फ्रेंच फ्रेंच वाले। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, मतलब संस्कृति से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, अपनी भाषा से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज होंगे तो वो ये गवर्नमेंट हैंडल करेगी, सिंपल सी भाषा, बहुत सिंपल। You might find the Belgian model very complicated. हाँ, तो यहाँ तक आप लोग ये जब पढ़ोगे तो आप देखोगे। अच्छा, ये यूरोपियन हेडक्वार्टर दिखाया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट का, बेल्जियम में। तो अभी तक पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा पूरा पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा। हम्म, अभी तक आपने जो चीजें समझी उसमें आप ये समझो कि अभी तक आपने जो दो स्टोरीज समझी, व्हाट डू वी, देखो ये देखा, बोला भी गया है, हम कहीं अपने मन से नहीं क्वेश्चन बना रहे हैं, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, बोथ आर डेमोक्रेसीज येट दे डील्ड विद क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंशियली, मतलब दोनों के पास दोनों ही, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी है लेकिन थोड़ा एक कंट्री क्या है वो मिलिटरिज्म की वो क्वालिटी और आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है, और एक क्या है गिव एंड टेक वाली। इन बेल्जियम the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities, मतलब सबका साथ सबका विकास, किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम श्रीलंका की बात करते हैं, मतलब श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका शोज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल। इट शोज दैट उन्होंने तो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाला चला लिया था, फोर्स इट डोमिनेंस ओवर अदर्स, डोमिनेट करने लगे थे, फॉर एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर इट कैन बी अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ, मतलब ये तो यूनिटी को अंडरमाइन कर रहे थे, अंडर एस्टिमेट। तो ये सब क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया था एक स्टोरी के तरीके समझाने के लिए, और मतलब कि जिससे आप समझ पाओ बेल्जियम और श्रीलंका से। ठीक है, आई होप आप लोग बेल्जियम और श्रीलंका का समझ गए होंगे। वाई पावर शेयरिंग इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों है जरूरी, इसके बारे में बताया गया है क्यों है जरूरी। अच्छा, आप अब आप ये बताओ पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग अगर एक ही हाथ में रहेगी तो क्या होगा देश का, आप बताओगे हमें। पावर शेयरिंग इज वाई डिजायरेबल, क्योंकि देखो सबसे पहले
कुछ डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस बताए गए हैं फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पहले मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। देखो कुछ चीजें जो आपको सीधे यहाँ पे ये power sharing is the very spirit of democracy. Our democratic rules involves sharing power with those affected by its exercise who have to live with effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. मतलब ये बताया गया है कि पहले की जो अगर डिजायरेबल पावर शेयरिंग रहेगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर पावर शेयरिंग होगी, पावर शेयरिंग अगर होगी, ध्यान से सुनना, फर्स्टली द पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप सामाजिक जो ग्रुप है, सामाजिक समूह है, उन सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। और क्या होगी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम होगी और पॉलिटिकल लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को लीड करेंगे हम, मतलब उनसे ओवरकम होंगे। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग से स्टेबिलिटी आएगी। आप बस पॉइंट बेटा याद रखो, ठीक है। क्या क्या याद रख तो, क्या रख तो कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, और पावर शेयरिंग होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, वायलेंस कम होगा, है। वायलेंस क्या होगा, वायलेंस कम होगा, देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा गया, आओ सामने। Imposing the will majority community over other may look like attractive option in the short run, by long run undermine the unity of nation, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। वायलेंस भी कमी होगा ना, ये तो आपको पता ही है। तो जो प्रूडेंशियल रीजंस है, प्रूडेंशियल रीजंस क्या है, प्रूडेंशियल रीजंस है और दूसरा है मोरल रीजन, और इन सब के बारे में पढ़ना है कि करके देखो, पढ़ते हैं। प्रूडेंशियल रीजंस क्या है, प्रूडेंशियल रीजंस ही बताए गए हैं, फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस में क्या बताया गया है, प्रूडेंशियल रीजंस में ही यही बताए गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया और स्टेबिलिटी आएगी, वायलेंस कम होगा। एग्जाम्पल हमने क्या इसके लिए है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेल्जियम, बेल्जियम। और दूसरा क्या है, मोरल रीजन क्या है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट होनी चाहिए। एंड सेकंड मोरल, while prudential reason states that power sharing will bring out better outcome, moral reasons emphasize very act of power sharing as valuable। मतलब लोगों का राइट है डिसीजन में हिस्सा लेना, सिंपल सी बात। तो ये याद रखना, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी बोथ प्रूडेंशियली एंड मोरली बोथ। फिर इसके बाद एक स्टोरी बताई गई है बेटा, शायद है ना, खलील जी की किसी की, विक्रम बेताल की एक की ब्राइडल है, ये सब बेटा पढ़ लेना। मोटरसाइकिल में बैठा है विक्रम, गाड़ी चला रहा है, बेताल बैठे हैं, तो ये कहानी पढ़ लेना। लेबनान, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लेबनान है, लेबनान की कैपिटल क्या है, लेबनान की कैपिटल है बेटा बेरूत, लेबनान की कैपिटल है बेरूत। ये अरे लिखा तो है, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, कोई बात नहीं। तो ये जो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती होगी, तो ये आप स्टोरी पढ़िएगा, थोड़ा चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक सेकंड में चैट जीपीटी पे देख लूं क्या ये स्टोरी, हो सकता है बता दूं। खैर छोड़िए, आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में बताया गया है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, कि पावर शेयरिंग का बेसिक प्रिंसिपल है कि पावर का वो डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोक्रेसी होगी तभी पावर शेयरिंग होगी, और पावर शेयरिंग मीन्स पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सी बात है ना। तो यही बताया गया है। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, थोड़ा आप जल्दी चलेंगे, बहुत ज्यादा आराम से पढ़ा रहे थे। तो क्या बताया गया है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर कह रहे हैं, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का, लॉ मेकिंग का काम है इनका, हिंदी में कहते हैं विधायिका,
और एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को फॉलो कराने का। लेजिस्लेचर में एमपी एमएलए ये सब आते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी दो टाइप के आते हैं, एक परमानेंट होते हैं और एक शायद ऑफिस एग्जीक्यूटिव, देख लीजिएगा क्लास 9th में शायद बताएगा। जुडिशरी क्या है, देखो ये लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकिंग का काम है, एग्जीक्यूटिव लॉ को फॉलो कराने का, जुडिशरी जुरिस्डिक्शन न्याय दिलाने का है सारा काम। और जुरिस्डिक्शन से आप रिलेट करिएगा कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे जनपद में मोस्टली एक ही होता है, और टोटल हाई कोर्ट अपने भारत देश में लगभग 25 हैं जहां तक मैंने पढ़े थे। और जितना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट एक है, वो भी कहाँ है, दिल्ली में। अपना कहाँ है, उत्तर प्रदेश का है प्रयागराज में हाई कोर्ट है। अगर कोई भी बच्चा अभी तो मुझे नहीं लगता मेरा वीडियो कहीं जा रहा है, लेकिन कोई बच्चा अगर किसी और स्टेट से अगर पढ़ रहा है तो एक बार वो अपना हाई कोर्ट जरूर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो जो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में बस ये याद रखना है, 3 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सेम लेवल पे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। सिंपल सी बात। Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power। जैसे कि अगर कोई गलत काम करेगा तो जुडिशरी उसका हिसाब देखेगी। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, मतलब क्या करेंगे, सारा बैलेंस चेक, मतलब सब चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं, ठीक है, ये देखने का इनका काम है। फिर पार्लियामेंट में भी बताया गया है क्या, कुछ बड़ा चैप्टर है यार, हमें लगा छोटा है। एग्जाम्पल अच्छा एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कोर्ट क्या है, कोर्ट लॉ कैंसिल कर सकती है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकती है, ये सब चीजें बताई गई हैं। ये ये क्या है, पुतिन जी हैं। और ये क्या है, डेमोक्रेसी, व्लादिमीर पुतिन जी। अच्छा, आपको ये बताना है कि कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी को पता हो तो बताइएगा जरूर कि जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं कहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो कहाँ तक हमने पढ़ लिया, कहाँ तक पढ़ लिया था, हम खुद ही भूल जाते हैं। इनका काम क्या है, चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। लॉ किसके द्वारा, लेजिस्लेचर का काम करा जाएगा, एग्जीक्यूटिव देखेगा, मतलब लॉ को फॉलो कराने का काम है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। हाँ। फिर वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी अपने स्तर पे, स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट लेवल पे होगी, लोकल गवर्नमेंट पे पंचायती राज गांव स्तर ये सब होगा। वो हम लोग फेडरलिज्म वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट पावर्स होंगी, इतना समझो। among government at different level, a general government for the entire country and government at the provincial or regional level। प्रोविंसेस क्या होते हैं बेटा, पहले प्रांत होते थे, पहले स्टेट्स नहीं होते थे, पहले प्रांत होते थे, समझे। कितना बड़ा चैप्टर है। इसके बाद भी कुछ है क्या, अच्छा खत्म होने वाला है, चलो 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 जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। तो क्या बताया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिटी गवर्नमेंट, चलो पढ़ना तो पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जो एग्जाम्पल जैसे कि सेंट्रल लेवल की हम बात कर लेते हैं। सेंट्रल लेवल पे जैसे कि कोई भी डिफेंस का काम होगा तो सेंट्रल लेवल का काम करेगी, है। सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस का काम करेगी, है ना, आर्मी से रिलेटेड या कुछ भी हो गया तो किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन अगर पुलिस से रिलेटेड है, आपने क्या कभी देखा है कि कोई पुलिस पे ये लिखा है कि वो पूरे देश की पुलिस है, ऐसा नहीं है। हाँ, दिल्ली पुलिस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन मैं ऐसा कोई हो जो पूरे देश में हो, ऐसा तो नहीं ना। पुलिस हमेशा स्टेट का काम है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, बहुत सारे काम है और हॉस्पिटल से भी रिलेटेड है। और लोकल गवर्नमेंट का क्या है, पंचायती से रिलेटेड। लोकल गवर्नमेंट का आप देखोगे पंचायत से रिलेटेड वर्क है ना, पंचायत से रिलेटेड सारे काम होंगे। पेन नहीं चल पा रहा है क्या। हम्म तो पावर शेयरिंग एमंग सोशल ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। हाँ, ये दिया गया है, ये दिया गया है, पावर मे बी ऑल्सो शेयर्ड among different social groups
such as a religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of these arrangement. बेल्जियम इन सब का क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। आई होप अब आप लोग ये रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कम्युनिटी मीन समुदाय, गवर्नमेंट मीन सरकार, ये सब जानते होंगे। बेल्जियम एक देश है यूरोप का। In some countries there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section women are represented in legislature and administration. वुमेन्स को भी इक्वल राइट का दर्जा मिलेगा, माइनॉरिटीज को SC ST वुमेन्स रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब बताया गया है। बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट बताया गया है, एक अच्छा एग्जांपल है यहाँ का। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ उस पे पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री, मतलब महिलाओं के लिए भी, माइनॉरिटीज के लिए भी, SC ST के लिए भी रिजर्व सीट का बात करी गई। ठीक, these type of arrangement is mean to give space to government and administration to diverse social जिससे क्या होगा, एलिनेशन कम होगा, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल सकेंगे और सभी के एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे। जैसे कि आप देखोगे कि BSP है, जैसे कि यादव कम्युनिटी है, कोई दिल पे मत लीजिएगा, यादव कम्युनिटी के भी अपने एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अखिलेश जी, है ना। BSP के भी हैं, BSP के भी हैं, है ना। तो सभी को उनके जो अधिकार मिल सकेंगे, इनकी बात बताएगी कि इससे क्या होगा, एलिनेशन कम होगा। एलिनेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना। माइग्रेशन भी कुछ इसी से रिलेटेड है। ठीक है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। 2 मिनट रुके रहिएगा, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया गया है कि मल्टीपल पार्टीज होंगी, कोलिशन गवर्नमेंट भी आप बना सकते हो, प्रेशर ग्रुप्स नहीं किए, जैसे कि एग्जांपल है NDA गवर्नमेंट है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इंडिया गवर्नमेंट है ना, इंडिया गवर्नमेंट है। इनके आप दोनों के बहुमत दल के नेताओं का नाम बताइएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। UPA है ना, और भी बहुत हैं, TMC है। आपके में एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है नेशनल पार्टीज, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। तो इस पे बस इतना समझो कि डेमोक्रेसी में क्या होगा, हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस, क्या लिखा है, कॉन्टेंडर फॉर पावर्स इन कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज इन द स्टेट्स फॉर्म टू कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज, मतलब किसी पार्टी में सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, मतलब किसी भी एक, कोई जबरदस्ती नहीं आपको रोक सकता है। पावर एक पार्टी के हाथ में परमानेंट नहीं रहनी चाहिए, सिंपल सी बात, विच इज ट्रू। 70 साल वाली सरकार भी कभी ना कभी पलटी है, तो अभी तो केवल 12 साल हुए हैं। समझे। तो ये बताया गया है, तो यही सब बताया गया है इस चैप्टर में। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि एक तो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एक सेकंड, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर ये क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन हो गया, फिर क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कल या परसों में आपको फेडरलिज्म का भी लेक्चर मिल जाएगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद क्या हो जाएगा, बेल्जियम श्रीलंका की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो लेबनान बेरूत वाली, विक्रम बेताल वाली भूल जाओ, पढ़ ली है तो अच्छी बात है। बेल्जियम श्रीलंका की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, तो आप पूरा चैप्टर समझ सकते हो अच्छे से। फिर चौथा क्या है, एक जो बहुमतवाद की जो आइडियोलॉजी है, मेजोरिटेरियनिज्म, नहीं बोल पा रहे हैं भैया हम इतना बड़ा वर्ड, मेजोरिटेरियनिज्म, स्पेलिंग भी देखनी पड़ रही है। मेजोरिटेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी वाली बात है, ये आपको देखनी है। ठीक है, वो जो ग्लॉसरी में लिखा है ना, बस वही पढ़ लेना इसमें। ठीक,
और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। बेल्जियम और श्रीलंका का एक बहुत जल्दी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ठीक है, ये है सपोज बेल्जियम, ये है श्रीलंका। ठीक है, और दोनों में क्या देखो, प्लस माइनस में लेके चलता हूँ। यहाँ पे 3-4 पॉइंट मैं लिखता हूँ, वो लोग आप लोग मुझे बताइएगा ठीक है कि नहीं। सबसे पहले नंबर पर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी दोनों में थी ना, दोनों में थी ना, डाइवर्सिटी तो दोनों में थी, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में। दोनों लेकिन देशों ने अप्रोच कौन सी लगाई, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों की अप्रोच क्या थी। बेल्जियम की तो थी एकोमोडेशन, एकोमोडेशन वाली थी, एकोमोडेशन। ठीक है, और लेकिन श्रीलंका की क्या थी, श्रीलंका की थी मेडिटरेनिज्म। ये जो थी ना, ये यहाँ पे, अरे भैया ये क्या हो गया, आ गया ये कहूँ, डर बहुत जल्दी लग जाता है, मेडिटरेनिज्म। ये वाली फीलिंग जो आइडियोलॉजी है, इन्होंने एक्सेप्ट करी थी। डाइवर्सिटी हो गया, अप्रोच हो गया, इसके बाद क्या है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग ले लीजिएगा, पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, तो पावर शेयरिंग यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा यस, टिक लगा लीजिए, और यहाँ पे नहीं हुई, है ना। माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट, ये एक्चुअली जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ ये मैंने गूगल से देखा है। माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट, तो ऑनेस्टली के साथ मैं बताना चाहता हूँ, माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट बेल्जियम वाले लोगों ने करी और श्रीलंका वालों ने कुछ समझा ही नहीं। आउटकम क्या हुआ, इससे क्या होगा बेटा कि इससे आप लोग एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। आउटकम क्या होगा, बेल्जियम में क्या हुआ, पीसफुल्ली सब कुछ सही हो गया, पीस एंड यूनिटी आ गई, है ना। और लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में आउटकम निकला सिविल वॉर, हजारों लोगों की मौत, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। एक बार अच्छा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी भाई बहन सब लोग कमेंट जरूर करिएगा एक बार, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या खराब पढ़ा तो खराब का भी कर सकते हो कमेंट, ठीक है, तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास रहती है फेडरलिज्म, आज या कल में, ठीक है। आज तो यही आ गई है, तो कल या परसों में आपको मिल जाएगी, ठीक। सबको नमस्ते, ढेर सारा प्यार, घर पे सभी को नमस्ते, जय हिंद।